स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पौधों के अंदर जो खनिज तत्व होते हैं, पौधों के अंदर जो खनिज तत्व होते हैं उनकी उपस्थिति तथा अनिवार्यता की जो अध्ययन की विधियां हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था और हमने मुख्य रूप से 3 विधियों के बारे में अध्ययन किया था। पहली विधि थी पादप भस्म विश्लेषण। दूसरी विधि थी हमारे पास बालू संवर्धन विधि। तीसरी विधि थी हमारे पास जल संवर्धन विधि। इन 3 विधियों के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन किया था। आज हम पौधों के अंदर कौन कौन से अनिवार्य जो खनिज तत्व होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उनके क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम पौधों के अंदर अनिवार्य खनिज तत्व कौन कौन से हैं। पौधों में अनिवार्य खनिज तत्व कौन कौन से हैं। इस वीडियो के तहत हमें पौधों के खनिज तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है उनका अध्ययन करेंगे और कौन सा तत्व पौधों के लिए क्यों आवश्यक है, पौधों के लिए उसका क्या कार्य है, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पौधों के लिए आवश्यक, पौधों के लिए आवश्यक अनिवार्य खनिज तत्व। प्रकृति में 105 तत्व पाए जाते हैं। लगभग प्रकृति के अंदर 105 तत्व पाए जाते हैं। इन 105 तत्वों में से पौधों के अंदर 60 तत्वों की उपस्थिति देखी गई है। इन 60 में से भी पौधों में केवल 17 खनिज तत्व ही अनिवार्य होते हैं। 17 खनिज तत्व ही अनिवार्य होते हैं। बाकी के जो तत्व होते हैं वो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन 17 खनिज तत्व ऐसे होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए सबसे जरूरी होते हैं। इन 17 तत्वों को अनिवार्य तत्व कहा जाता है। सबसे पहले देखते हम पौधों के अंदर मात्रा के आधार पर इन खनिज तत्वों को, अनिवार्य तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। मात्रा के आधार पर खनिज तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले हैं दीर्घ या वृत्त खनिज पोषक तत्व। वे तत्व जो पौधों को
उन्हें दीर्घ या वृत्त खनिज पोषक तत्व कहते हैं। दीर्घ या जो वृत्त खनिज पोषक तत्व होते हैं, इन्हें प्रधान या गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं। प्रधान या गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं। या हम ऐसी भी कह सकते हैं इसकी दूसरी परिभाषा कि वे तत्व जिनकी मात्रा पौधों के शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम होती है, उन्हें दीर्घ या वृत्त खनिज पोषक तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनकी मात्रा पौधों के शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर सांद्रता के अनुसार होती है, उन्हें दीर्घ या वृत्त खनिज पोषक तत्व कहते हैं। इनकी संख्या 9 होती है। 17 में से जो 9 तत्व हैं वो दीर्घ या वृत्त खनिज पोषक तत्व होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये 9 तत्व दीर्घ या वृत्त खनिज पोषक तत्व होते हैं, जिनकी संख्या 9 होती है। दूसरे हैं मात्रा के आधार पर सूक्ष्म खनिज पोषक तत्व। सूक्ष्म खनिज पोषक तत्व, जो सूक्ष्म खनिज पोषक तत्व होते हैं, ये पौधों को कम मात्रा में चाहिए। इनकी उपस्थिति होना अनिवार्य होता है, लेकिन इनकी मात्रा कम होती है। सूक्ष्म खनिज पोषक तत्वों को लघु या गौण पोषक तत्व भी कहते हैं। हम इसकी दूसरी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि वे तत्व जिनकी मात्रा पौधों के शुष्क भार में, वे तत्व जिनकी मात्रा पौधों के शुष्क भार में 0.1 से 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, 0.1 से 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम या 0.1 से 1 मिलीग्राम प्रति लीटर सांद्रता के अनुसार होती है, उन्हें सूक्ष्म खनिज पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म खनिज पोषक तत्वों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। दीर्घ पोषक तत्वों की संख्या 9 थी, सूक्ष्म खनिज पोषक तत्वों की संख्या 8 होती है। और वे तत्व हैं जैसे कि आयरन, बोरान, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल। ये 8 जो तत्व हैं वो सूक्ष्म खनिज पोषक तत्व कहलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो ये दीर्घ पोषक तत्व हैं जिनकी संख्या 9 है।
जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये 9 तत्व ऐसे हैं जिन्हें दीर्घ या वृत्त खनिज पोषक तत्व कहते हैं। ये जो तत्व होते हैं इनकी जो मात्रा होती है पौधों के शुष्क भाग में 1 से 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम या प्रति लीटर सांद्रता के अनुसार होती है। सूक्ष्म जो खनिज पोषक तत्व होते हैं उनकी संख्या 8 होती है और इनकी जो मात्रा होती है वो पौधों के शुष्क भाग में 0.1 से 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के अनुसार होती है। पौधों के लिए जो अनिवार्य खनिज तत्व हैं उनकी संख्या 17 है। पौधों के लिए अनिवार्य जो आवश्यक खनिज तत्व होते हैं उनकी संख्या 17 है। इन 17 के अलावा पौधों के लिए कुछ तत्व भी आवश्यक होते हैं जैसे कि कैल्शियम, सोडियम है, कोबाल्ट है, सिलिकॉन है। ये भी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे तत्वों को लाभदायक या आवश्यक तत्व कहते हैं। लाभदायक या आवश्यक तत्व कहते हैं। लेकिन पौधों के लिए सबसे जरूरी 17 ही तत्व हैं। 17 खनिज तत्व होते हैं जिन्हें अनिवार्य खनिज तत्व कहते हैं। ये पौधों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इन 17 के लिए जो कुछ तत्व ऐसे हैं जो लाभदायक हैं जैसे कि सोडियम है, कोबाल्ट है, सिलिकॉन है, इन्हें लाभदायक तत्व कहते हैं। इन 17 में से 9 तो दीर्घ खनिज पोषक तत्व हैं और 8 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इन 17 में से 2 तत्व ऐसे हैं जैसे कि आयरन और बोरान। इन्हें मध्यवर्ती पोषक तत्व कहते हैं। मध्यवर्ती पोषक तत्व कहते हैं आयरन और बोरान। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, इन तीनों तत्वों को प्राथमिक बृहद पोषक तत्व कहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इन 3 तत्वों को द्वितीयक बृहद पोषक तत्व कहते हैं। आयरन, बोरान को मध्यवर्ती पोषक तत्व कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को प्राथमिक बृहद पोषक तत्व कहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इन 3 तत्वों को द्वितीयक बृहद पोषक तत्व कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इन तत्वों को मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, लेकिन कार्य की दृष्टि से इन तत्वों को जो 17 अनिवार्य तत्व होते हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा और कार्यों के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है।
कार्यों के आधार पर। सबसे पहले है संरचनात्मक संबंधित तत्व। वे तत्व जो पौधों की संरचना के अंदर अपना योगदान देते हैं, जो पौधों के भागों का निर्माण करते हैं, जैसे कि कोशिका भित्ति है, कोशिकाएं हैं, उन तत्वों को संरचनात्मक संबंधित तत्व कहते हैं। जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये जो तीनों तत्व हैं पौधों के अंदर कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं, पौधों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे तत्व जो पौधों की संरचना से संबंधित होते हैं, संरचना में अपना योगदान देते हैं, उन्हें संरचनात्मक संबंधित तत्व कहते हैं। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दूसरे हैं ऊर्जा संबंधित तत्व। वे तत्व जो पौधों के अंदर ऊर्जा से संबंधित अणुओं के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल जो ऊर्जा का अणु होता है, क्लोरोफिल, इसके निर्माण में मैग्नीशियम का योगदान होता है। ऊर्जा के अणु जो एटीपी होते हैं, इनके निर्माण में फास्फोरस का योगदान होता है। तीसरे हैं एंजाइम सक्रियक तत्व। वे तत्व जो पौधों के अंदर एंजाइम से संबंधित क्रियाओं को सक्रिय करते हैं तथा उन क्रियाओं को निरोध भी करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, जिंक आदि। चौथे हैं परासरणी संबंधित तत्व। वे तत्व जो पौधों के अंदर प्राशन से संबंधित क्रियाओं में अपना योगदान देते हैं। जैसे कि पोटेशियम है, क्लोराइड है। पौधों के अंदर जो अनिवार्य खनिज तत्व होते हैं 17 खनिज तत्व थे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। इसके बाद में फिर आयरन, बोरान, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, निकेल। ये 17 तत्व ऐसे हैं जो पौधों के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले हमने इनमें से 9 तत्व जो पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए, इनको दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं। और जो पौधों को कम
मात्रा में चाहिए। 8 ऐसे तत्व हैं जो पौधों को कम मात्रा में चाहिए, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। मात्रा के आधार पर इन 17 अनिवार्य जो खनिज तत्व हैं इनको दो भागों में बांटा, दीर्घ और सूक्ष्म। मात्रा के आधार पर, कार्यों के आधार पर हमने इनको 4 भागों में बांटा। कुछ तत्व ऐसे होते हैं इनमें से जो पौधों की संरचना से संबंधित होते हैं, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो ऊर्जा के अणुओं का निर्माण करते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम और एटीपी के निर्माण में फास्फोरस का योगदान होता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एंजाइम सक्रियक होते हैं, जो एंजाइम को सक्रिय करते हैं और एंजाइमों का निरोध भी करते हैं, जैसे कि मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, जिंक है। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो पौधों के अंदर प्रासंगिक संबंधित कार्यों में अपना योगदान देते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, क्लोराइड है। इस प्रकार से अनिवार्य खनिज तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। जो ये 17 खनिज तत्व हैं पौधों के, जो अनिवार्य खनिज तत्व हैं 17, इनमें से 4 ऐसे तत्व हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन चारों को अखनिज तत्व भी कहते हैं। अखनिज तत्व, अखनिज तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 4 तत्व हैं वो पौधों को सीधे मृदा से प्राप्त न होकर वायुमंडल तथा जल से प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इनमें से जो नाइट्रोजन है उसे खनिज तत्व मानते हैं। खनिज तत्व मानते हैं कुछ वैज्ञानिक नाइट्रोजन को। क्यों मानते हैं? क्योंकि जो नाइट्रोजन है पौधों को मृदा के सहयोग से प्राप्त होता है। मृदा के सहयोग से प्राप्त होता है। कार्बन CO2 वायुमंडल से प्राप्त होता है, हाइड्रोजन जल से प्राप्त होता है, ऑक्सीजन गैस से प्राप्त होता है। लेकिन जो कुछ वर्ग के पादप हैं उनको जो नाइट्रोजन है वो मृदा के सहयोग से प्राप्त होता है। इसलिए नाइट्रोजन को कुछ वैज्ञानिक खनिज तत्व मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक अखनिज तत्व भी मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक जो नाइट्रोजन को खनिज तत्व मानते हैं उनके आधार पर केवल 3 ही तत्व ऐसे हैं जो अखनिज तत्व हैं। बाकी के जो 14 तत्व हैं, 14 तत्व ये खनिज तत्व कहलाते हैं। खनिज तत्व कहलाते हैं जो कि मृदा से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से अनिवार्य खनिज तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। अब हम अध्ययन करते हैं कि जो ये 17 खनिज तत्व हैं ये पौधों के अंदर किन किन भागों का निर्माण करते हैं, पौधों के अंदर इनका क्या कार्य है, पौधों में इनकी भूमिका क्या होती है, इन सब का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो अखनिज तत्व, इन 17 में से 3 तत्वों को अखनिज माना गया है। 3 तत्वों को अखनिज माना गया है। अनिवार्य खनिज
तत्वों की पादपों में भूमिका या कार्य। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन 3 तत्वों के बारे में। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों तत्वों को अखनिज तत्व माना गया है। अखनिज तत्व माना गया है। कार्बन है, वायुमंडल के अंदर जो CO2 गैस होती है उससे प्राप्त होता है। जल से हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ऑक्सीजन गैस से प्राप्त होता है। इसलिए इन तीनों तत्वों की जो कमी है पौधों के अंदर नहीं होती है। इसलिए इन तीनों के जो न्यूनता के लक्षण हैं, इनकी जो कमी के लक्षण हैं, वो भी पौधों में कभी भी उत्पन्न नहीं होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों तत्वों को अखनिज तत्व माना गया है क्योंकि ये तीनों तत्व हैं मृदा से प्राप्त नहीं होते हैं। कार्बन वायुमंडल में CO2 गैस से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन जल से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन गैस से प्राप्त होता है। और इन तीनों तत्वों की पौधों के अंदर कभी कमी भी नहीं होती है। इसलिए इन तीनों खनिज तत्वों के जो न्यूनता के लक्षण हैं, कमी के लक्षण हैं, वो पौधों के अंदर प्रकट भी नहीं होते हैं। अगला देखते हैं हम नाइट्रोजन। अगला खनिज तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता पौधों को होती है। नाइट्रोजन खनिज तत्व पौधों को सबसे अधिक चाहिए होता है। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधों को होती है। वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा भी होती है। वायुमंडल के अंदर जो लगभग नाइट्रोजन 79% पाया जाता है। पौधे नाइट्रोजन को मृदा से प्राप्त करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को मृदा से प्राप्त करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को मृदा से, जैसे कि नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया है, अमोनियम है, आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, अमोनियम आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधों के अंदर जो नाइट्रोजन है वो सबसे अधिक जो द्विबीजोतक उत्तक होते हैं, द्विबीजोतक उत्तक जो वृद्धि करने वाले उत्तक होते हैं, कलिकाओं तथा
सभी जीवित कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है। पौधे नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट को पौधे मुख्य रूप से जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट, इसके अलावा जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे में जो नाइट्रोजन होता है मुख्य रूप से न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, एमिनो अम्लों, हार्मोनों, एंजाइमों का मुख्य संगठक होता है। पौधों के अंदर नाइट्रोजन, न्यूक्लिक अम्ल है, प्रोटीन है, एमिनो अम्ल है, हार्मोन है, एंजाइम है, इनका मुख्य संगठक होता है। पौधों को सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को नाइट्रोजन मृदा से प्राप्त होता है। वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक मात्रा भी नाइट्रोजन गैस की होती है। नाइट्रोजन पौधों को सबसे अधिक चाहिए। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक होती है, लेकिन पौधे सीधे नाइट्रोजन गैस को ग्रहण न करके नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया है, अमोनियम आयनों के रूप में पौधे मृदा में से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। सबसे अधिक आवश्यकता नाइट्रोजन की जो वर्दी वाले क्षेत्र हैं, बीजोत्तक उत्तक हैं, कलिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, उनको होती है। पौधे नाइट्रेट को पोटेशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन पौधों में न्यूक्लिक अम्ल है, प्रोटीन है, एमिनो अम्ल है, हार्मोन है, एंजाइमों का प्रमुख संगठक होता है। रासायनिक उर्वरक के रूप में पौधों को जो नाइट्रोजन होता है वह यूरिया से प्राप्त होता है। रासायनिक उर्वरकों के रूप में नाइट्रोजन पौधों को यूरिया से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन की जब कमी रह जाती है पौधों के अंदर, तो उस समय कौन कौन से कमी के लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको देखते हैं। पौधों में नाइट्रोजन की न्यूनता या कमी के लक्षण। पहला लक्षण है नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो पौधे असमान रूप से वृद्धि करते हैं। असमान रूप से वृद्धि करते हैं पौधे नाइट्रोजन की कमी से। दूसरा है नाइट्रोजन की कमी से पौधों के अंदर हरिमाहीनता
हीनता उत्पन्न हो जाती है। हरिमाहीनता का मतलब होता है पर्णहरित का नष्ट हो जाना, पर्णहरित का नष्ट हो जाना, जो सबसे पहले पुरानी पत्तियों में होता है और फिर नई पत्तियों के अंदर होता है। तीसरा लक्षण है नाइट्रोजन की कमी से पौधों के अंदर, पत्तियों के अंदर सबसे अधिक एंथोसायनिन वर्णक का निर्माण होता है, जिससे पत्तियां गुलाबी या बैंगनी रंग की हो जाती हैं। अगला है नाइट्रोजन की कमी से जो पौधे की श्वसन क्रिया होती है, एंजाइमों की क्रिया होती है, वो कम हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी से श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। पांचवा है नाइट्रोजन की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। अगला लक्षण है कि नाइट्रोजन की कमी से पौधों के अंदर कलिकाओं की प्रसुप्ति बढ़ जाती है। प्रसुप्ति का मतलब है पौधों की जो कलिकाएं हैं वो सूख कर गिरने लग जाती हैं। तो ये नाइट्रोजन की कमी के लक्षण हैं। नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन पौधों को सबसे अधिक मात्रा में चाहिए। जब नाइट्रोजन की कमी रह जाती है तो पौधे समान रूप से वृद्धि करते हैं, पौधों के अंदर हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। हरिमाहीनता का मतलब होता है पर्णहरित नष्ट हो जाता है, और पौधों की पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो पर्णहरित के कारण होता है। तो नाइट्रोजन की कमी से पर्णहरित नष्ट हो जाता है। पत्तियों के अंदर जैसे ही पर्णहरित नष्ट होता है तो पत्तियों के अंदर एंथोसायनिन वर्णक का निर्माण होता है, जिससे पत्तियां बैंगनी या गुलाबी रंग की हो जाती हैं। श्वसन क्रिया प्रभावित होती है, पौधे बौने रह जाते हैं, पौधों के अंदर जो कलिकाएं हैं उनकी प्रसुप्ति बढ़ जाती है। ये कमी के लक्षण हैं। जब पौधों के अंदर नाइट्रोजन अधिक मात्रा में हो जाता है तो उस समय पौधों के अंदर जो पुष्पन है और जो बीज बनने की क्रिया होती है वो विलंब हो जाती है, देर से होती है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों के अंदर जो जड़ होती है उनका विकास भी कम होता है। अधिक मात्रा से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से जड़ों का विकास भी कम होता है। पुष्पन जो क्रिया होती है वह विलंब हो जाती है, बीजों के बनने की क्रिया भी विलंब हो जाती है। तो नाइट्रोजन की पौधों के अंदर ये भूमिका होती है। सबसे अधिक जो तत्व चाहिए पौधों को वो नाइट्रोजन होता है। दोबारा फिर देखते हैं, नाइट्रोजन पौधों को सर्वाधिक मात्रा में चाहिए। पौधे नाइट्रोजन को मृदा से प्राप्त करते हैं। पौधे नाइट्रोजन गैस के रूप में ग्रहण न करके नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, अमोनियम आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता पौधों के जो ऊतक हैं, कलिकाएं हैं, सभी जीवित कोशिकाओं को होती है। पौधे नाइट्रेट को पोटेशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधों में जो नाइट्रोजन है वह न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, हार्मोन, एंजाइमों का मुख्य संगठक होता है। रासायनिक उर्वरकों के रूप में जो नाइट्रोजन है वो पौधों को यूरिया से प्राप्त होता है। जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जब न्यूनता रह जाती है तो
उस समय कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पौधे असमान रूप से वृद्धि करते हैं, पौधों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, पौधों में एंथोसायनिन वर्णक का निर्माण होता है जिससे पत्तियां गुलाबी या बैंगनी रंग की हो जाती है, श्वसन क्रिया प्रभावित होती है, पौधे बौने रह जाते हैं और कलिकाओं की प्रसुप्ति बढ़ जाती है। जब पौधों में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा हो जाती है तो उस समय पौधों की पुष्पन क्रिया है और बीजों की बनने की जो क्रिया है वो विलंब हो जाती है और जो जड़ों का विकास होता है वो अल्प रह जाता है, जड़ें कम विकसित होती हैं। अगला तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस पौधों को मृदा से प्राप्त होता है। यह कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों रूपों में पौधे इसे ग्रहण करते हैं। फास्फोरस की पौधों में क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।